आज देखेंगे हम करौली, बारा की पहाड़ियाँ। ठीक है, जैसे कि दौसा की पहाड़ियाँ हमने हमारे कुछ ही पहाड़ियाँ बची हुई है, बाकी पहाड़ियाँ हमने पढ़ ली। जैसे कि ये करौली की पहाड़ी, करौली की पहाड़ी नांदोली गांव, मतलब करौली के अंदर ही नांदोली गांव की पहाड़ी है। सपोटरा की पहाड़ी है और इसके बाद में त्रिकुट पर्वत है। इसी पर्वत पर केला देवी, मतलब करौली के अंदर केला देवी माता का मंदिर जो प्रसिद्ध है। शायद ये दो पहाड़ियाँ एग्जाम में आए ना आए, परंतु ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो अब पूछ लिया जाएगा कि केला देवी करौली में स्थित केला देवी माता का मंदिर किस पहाड़ी पर है। तो किस पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर है या पर्वत पर है ना। उसके बाद में बारा की पहाड़ी भामती पहाड़ी पे शाहबाद किला बना हुआ है। देखो एक बात और बताता हूँ मैं, रीट 2022 में एक प्रश्न आया था कि पूरे भारत की एकमात्र आदिम जनजाति में किस जनजाति को शामिल किया गया है। तो बारा के अंदर ही जो शाहबाद क्षेत्र है, उस शाहबाद क्षेत्र में शहरिया जनजाति रहती है। तो शहरिया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसको आदिम जनजाति के अंदर शामिल किया गया है। तो इस शाहबाद में ये जो शहरिया जनजाति रहती है, अगर पूछ लिया जाए कि शहरिया जनजाति किस जिले में रही जाती है, बारा में भी अगर स्थान, एक पर्टिकुलर स्थान पूछ ले तो वो है शाहबाद, है ना। और हाँ, अगर विधानसभा पूछ ले कि कौन से बारा में किस विधानसभा में शहरिया जनजाति रहती है, तो वो है किशनगंज विधानसभा। और ये जो घोड़े की नाल पर्वत श्रेणी भी बारा के अंदर है ना। दौसा की पहाड़ी देवगिरी पर्वत पर दौसा का किला है। जो देखो, और जिले, मतलब जो दौसा है ना, दौसा जिले की आकृति है वो धनुषाकार है। और दौसा जो है, इसी मतलब दौसा का जो किला है वो देवगिरी पर्वत पर बना हुआ है। और इस किले की आकृति तो सूप जैसी है और दौसा की आकृति धनुषाकार है। ठीक है, फिर आती है बालोतरा और सिवाना पर्वत श्रेणी, मतलब बालोतरा के अंदर ही सिवाना एक पर्वत श्रेणी। इस श्रेणी के पश्चिम में हल्देश्वर पहाड़ी है ना। और इसी पहाड़ी पर हल्देश्वर महादेव मंदिर है। और पिपलुद गांव में, ये जो हल्देश्वर पहाड़ी ना, किस गांव में? पिपलुद गांव में। और मारवाड़ का माउंट आबू किसको कहा जाता है? पिपलुद गांव को। मारवाड़ का माउंट आबू किसको कहा जाता है? पिपलुद गांव को। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि पिपलुद गांव को मारवाड़ का माउंट आबू क्यों कहा जाता है। माउंट आबू क्या होता है, ठीक है ना। आप सभी जानते होंगे कि माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा और ठंडा इलाका है, मतलब बहुत ठंडा इलाका है ना। तो गर्मी के समय अंग्रेज लोग माउंट आबू में ही तो अपनी राजधानी बनाया करते थे, अपने कार्यालय बनाया करते थे, वह है माउंट आबू। तो पिपलुद गांव को मारवाड़ का माउंट आबू कहा जाता है। छप्पन की पहाड़ी इसे ग्रेनाइट पर्वत कहते हैं। ठीक है, छप्पन की पहाड़ी को ग्रेनाइट पर्वत कहते हैं। छप्पन का मैदान, और देखो छप्पन की पहाड़ी जो है ना, इसको तो ग्रेनाइट पर्वत कहते हैं। और छप्पन का मैदान अलग चीज है। छप्पन का मैदान जो है बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ में है छप्पन का मैदान। और माही नदी जो है ना, माही नदी जहाँ पर माही नदी विस्तार करती है, वहां पर छप्पन का मैदान बनता है। माही नदी के द्वारा ही छप्पन का मैदान बनाया जाता है, जो कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। और छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ी अलग है, इसको ग्रेनाइट पर्वत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है नाकोड़ा पर्वत गोलाकार आकार में फैला हुआ है। नाकोड़ा पर्वत जो है ना, ये गोलाकार आकार में फैला हुआ है। और इसी नाकोड़ा पर्वत के ऊपर पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर भी है। कहाँ पर है? नाकोड़ा पर्वत के अंदर। और नाकोड़ा पर्वत गोलाकार आकार में फैला हुआ है। उसके बाद में प्रतापगढ़ के अंदर है भंवर माता की पहाड़ी। और इस भंवर माता की पहाड़ी से जाखल नदी का उद्गम होता है। बांसवाड़ा, अब देखेंगे हम बांसवाड़ा में कलिंजर की पहाड़ी, मतलब कलिंजर की पहाड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा में कलिंजर की पहाड़ी है और चाप नदी का उद्गम होता है। मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ धाम है भगत आंदोलन का केंद्र। मतलब जो मानगढ़ पहाड़ी जो ये बांसवाड़ा में है, और जो भगत आंदोलन हुआ था, भगत आंदोलन, इक्के आंदोलन, ये बहुत सारे आंदोलन हुए थे उसी समय, भगत आंदोलन भी हुआ था। तो भगत आंदोलन का केंद्र था मानगढ़ धाम, है ना। और स्वामी गोविंद गिरी के नेतृत्व में किया गया था भगत आंदोलन। बहुत सारी बार ये भी पूछ लिया जाएगा कि भगत आंदोलन किसकी नेतृत्व में किया गया। तो स्वामी गोविंद गिरी के नेतृत्व में भगत आंदोलन किया गया था। उसके बाद में भीलवाड़ा की पहाड़ी में बिजासन
भीलवाड़ा के अंदर है बीजासन पहाड़। इसके अंदर देखो ये मानगढ़ है और ये मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ दुर्ग है ना, बीजासन पहाड़ी पर है मांडलगढ़ दुर्ग। और राणा सांगा की छतरी, राणा सांगा की छतरी भी कहाँ पर है, मांडलगढ़ दुर्ग में है। और मांडलगढ़ दुर्ग बीजासन पहाड़ी पर है, ठीक है। उसके बाद में आता है अलवर, अलवर की पहाड़ी है ना, तो ये अलवर के अंदर है पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। मतलब उदयनाथ की रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उदयनाथ की पहाड़ी से। जिस रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी से होता है वह किस जिले में है, तो वह है उदयपुर जिले में। प्रश्न कैसे भी घूम सकता है, ये भी पूछ लेगा वो कि उदयपुर के अंदर जो उदयनाथ की पहाड़ी है उससे किस नदी का उद्गम होता है, तो किस नदी का उद्गम होता है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद में अलवर के अंदर ही भेराज पर्वत जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर। अब देखो आप, जाखम नदी, चाप नदी और रूपारेल नदी, लगभग मैंने सारी नदियां कवर करने की कोशिश करी है मेरे हिसाब से, तो कि क्यों ना किसी अगर पहाड़ी को पढ़ाया जाए तो उस पहाड़ी से ही कौन सी नदी निकल रही है वो भी साथ का साथ में बता ही दिया जाए। तो मैंने तो मेरी तरफ से सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। अगर मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। यकीन मानिए अगर यहीं से जो अगर प्रश्न आया तो मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था भी, उसमें उदाहरण देख सकते हैं।